हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे उसमें से आज हम पढ़ेंगे यह लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी को एक चीज़ याद रखना है कि इसको मेरे साथ पढ़िए और साथ में इस बुक को अपने पास रखिए। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपका लक्ष्य है CGPSC इस बार प्री निकालना, तो इसको ये दोनों को ज़रूर कर लीजिए। आप उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। भारत में आपका 50 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका आराम से 30 से 35 क्वेश्चन के पास आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और CGPSC प्री निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक है यह। ठीक है, यह और इसके साथ घटना चक्र भी पढ़ना रहता है। ठीक है, अगर इसको कर लिए तब भी काफ़ी है। अपने पूरा 50 में 50 लाना नहीं है। ठीक है, जितना बनता है उतना बनाना है। तो आप मान ली इसमें 35 इसमें बना लिए, उसमें 35, 70 क्वेश्चन आराम से कभी भी 70 क्वेश्चन जनरल के लिए 35 छत्तीसगढ़ से और 35 हो जाएगा आपका, उसमें से बना लीजिए करेक्ट। ठीक है, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। साथ भी या CGPSC के अलावा जितना भी वनडे एग्ज़ाम होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से दिख जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, लूसेंट का जो बुक रहता है आपको अच्छे से करना है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास में सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, यह थोड़ा लेंदी रहेगा, पहला क्लास है तो कहे कि इसमें स्टार्टिंग है सामान्य परिचय। ठीक है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार थे यूनान से जो थे हेरोडोटस। ठीक है, इसे इतिहास के पितामह भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? युक्ति संगत साक्ष्यों पर थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। ठीक है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार है हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, किसका कथन है? तो हीगल का कथन है। ठीक है, इसमें पहले से जिसका भी बुक था उसने पहले से टिक मारा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बस इसी में है, आगे नहीं है। ठीक है, इतिहास अपने को दोहराता है, किसमें है? हीगल का है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह भी कथन हीगल का है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह वर्ग संघर्ष के बारे में किसने कहा इतिहास के लिए? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास क्या है? शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यानी वर्ग संघर्ष। ठीक है, शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसको भी कार्ल मार्क्स जी ने किया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से वर्ग संघर्ष को समझाया है। इतिहास विगत की राजनीति है, किसका कथन है? सीले जी का कथन है कि इतिहास विगत की राजनीति है। आगे चलते हैं। फिर ओकसाट ने इतिहास की परिभाषा दिया है, क्या ओकसाट जी ने? तो इतिहास क्या है? इतिहास सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह ओकसाट का है। ठीक है, उसके बाद ट्रेविलियन ने दिया है। ट्रेविलियन ने क्या है? इतिहास संपूर्ण नहीं, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह ट्रेविलियन कहा। कॉलिंगवुड का क्या है? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने क्या कहा है? इतिहास स्वतः एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, ब्यूरी ने। इसको बार बार रिवीजन कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जा रहा है। 3 4 किसने हो गया? किसने इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा है। क्या है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है,
यह किसने कहा है? तो कार ने कहा है। किसने कहा? E.H. कार ने कहा है। इस चीज़ को याद करना कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह E.H. कार ने कहा है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC माने जो क्राइस्ट थे उससे जन्म के पहले, तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और AD क्या है? तो AD होता है एनो डोमिनी, ठीक है, AD क्या होता है? एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व में कैसे चलता है इस चीज़ को बता रहा हूँ। 100 है तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 99 उल्टा चलता है ना, फिर 98 होगा तो कम होते जाता है। और जनरली ये ईसा पूर्व है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ठीक है। यह उल्टा चलता है, जैसे ये 10 है उसके बाद 9 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, ऐसे चलते जाता है। लेकिन आफ्टर एनोडोमिनी कैसे चलता है? माने आफ्टर हो गया, ये कैसे चलता है? ईस्वी। एनोडोमिनी माने ईस्वी। एक कैसे? 1 2 3 4 जो हम लोग जान रहे हैं वो इसी चलता है। और बिफोर क्राइस्ट कैसे? उल्टा। इस चीज़ को याद रखना। तो 50 ईसा पूर्व है किस, तो ये कैसे आएगा? 150 के बाद क्या आएगा? 150 के बाद 149 आएगा, तो उसी के हिसाब से कम होते होते आएगा। तो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईसा पूर्व, ठीक है। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 11वीं शताब्दी में आएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पास रहता है एक लिखा माने 11वीं शताब्दी में, 1000 जितना भी लिखा, 1000 3 अक्षर है तो 11वीं शताब्दी में आएगा, ठीक है। जैसे 998 ये लिखा थे, क्या ये कौन सी शताब्दी में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपकी 10वीं शताब्दी में, ठीक है। क्या है कि 10वीं में जाने वाला है, इसलिए वैसे याद रखना। संवत्सर और किस समय से गणना की जाती है? विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व से, बिफोर मतलब बिफोर क्राइस्ट, और शक संवत 78 ईसा पूर्व से, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। और गुप्त संवत 319 या 20 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, ठीक है। और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। और शक संवत 78 ईसा पूर्व में, और यह किसके? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं कलिश संवत्सर, तो 3102 ईसा पूर्व। इसका मिलान कर लेना, जो भी आंसर रहेगा ये है, ठीक है। 4 3 2 1। आगे देख लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व से, ठीक है। विक्रम संवत आगे रहता है, याद रख लेना, 58 ईसा पूर्व से। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईस्वी में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत किसने प्रारंभ किया था बोलेंगे तो कनिष्क जी ने प्रारंभ किया था। कब? 78 ईस्वी में, ठीक है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत के बारे में पूछेंगे तब, ठीक है। गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ किसने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 319 और 20 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोटों का सही। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ है, सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ है, कनिष्क के समय। गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ है, और किसके समय आरंभ हुआ है बताया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय, ठीक है, प्रथम न कि द्वितीय, प्रथम के समय। और भारत में मुसलमान का शासन युग सन 1192 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। मुसलमान 1 2 3 सही है, तो यह ठीक। हर्षवर्धन वर्धन वंश का है, या पुष्यभूति वर्धन वंश बोलते हैं। 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इन्होंने भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किसने स्थापित किया था हर्ष संवत? तो हर्षवर्धन ने ही 606 ईस्वी में किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत कहलाता है, ठीक है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया है विक्रमादित्य छठवां ने, ठीक है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? विक्रमादित्य षष्ठम ने। निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नया संवत किसने प्राया था? तो लक्ष्मण सेन ने, ठीक है। नया संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया है लक्ष्मण सेन जी को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में अंकित शक संवत का वर्ष होगा? हो गया, शक संवत का वर्ष होगा तो दिसंबर 2009 में है, तो ये पहले से आगे है, तो शक संवत पीछे होता है, ठीक है। तो इसमें कितना घटा देंगे? 78 घटा देंगे तो कितना? 1 बचा, और 10 में से 3, तो 1931 यहाँ पर से
1931, ठीक है। विक्रम संवत दो आगे है, ईसवी संवत में रूपांतरित करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कितना घटा देना है, 58, तो 58 घटाएंगे तो कितना मतलब ईसवी संवत में करना है, तो ईसवी संवत में करेंगे तो पहले विक्रम संवत आगे रहता है 57 या 58, दोनों में से एक ठो लेता है, दोनों में से एक देख लेना। तो यहाँ पर 58 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यह 10 में से 8 गया 2 और हासिल आया 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, रुको 2070 है ना, तो इसमें से 57 घटा देंगे तो 3 आएगा, 57 या 58 लेते हैं, 57 ले लो, फिर हासिल आया तो 1, फिर 2013 हो जाएगा, ठीक है। तो 2013 होगा ये, 57 या 58 दोनों में से 58 करोगे तो बाकी में ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो 57 लिया है, ठीक है, उसके हिसाब से कर लेना। आगे चलते हैं, विक्रम संवत और शक संवत आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है, दोनों को जोड़ दो, कितना, 58 और 78, ये 57 लेते हैं, 57 और 78 दोनों के जोड़ने पर 135 होता है, ठीक है, बीच इतने वर्षों का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम के बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है, शक में ना, यदि इसे विक्रम संवत में तो 465 है, तो 135 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। क्या दिनांकित है, बादामी शिलालेख में शक वर्ष 465, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना आगे बढ़ेगा तो 135, ठीक है, जोड़ देने पर 1600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा, विक्रम संवत आगे है तो शक संवत घटा दीजिए, कितना, 135 घटाने पर आ जाएगा, ठीक है, 35 घटाने पर ये आ जाता है 1928 शक में हो जाएगा, ठीक है। विक्रम दिया तो शक 135 घटा दीजिएगा, ठीक है, विक्रम में चाहिएगा तो 135 बढ़ा दीजिएगा। शक में दिया है माने यह क्या है, पीछे है, अगर विक्रम में चाहिए तो इसमें जोड़ देना है, दोनों में 135 आगे या पीछे दोनों देख लेना, ठीक है, 135 ही होता है। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति, ठीक है, निम्नलिखित किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए क्या स्तर विन्यास पद्धति का उपयोग करते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया है, तो बिलार्ड लिब्बी ने किया है, किसने किया है, बिलार्ड लिब्बी ने क्या किया है, कार्बन 14 तिथि का निर्धारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया है, बिलार्ड लिब्बी ने, ठीक है। काष्ठ अस्थि शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो कार्बन 14 जीवाश्मों का, जिसमें काष्ठ भी आता है, अस्थि भी आता है, शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 विधि का उपयोग करते हैं जी। कार्बन डेटिंग निम्न के आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो जीवाश्म के आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था, तब से क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक का अंत और ऐतिहासिक का आरंभ मानते हैं जब मानव ने लिखना सीख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ मानते हैं। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का। सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत वर्णित किया है क्योंकि रिटर्न एविडेंस मिले हैं लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, ठीक, इसी पर आधारित है। एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से एक तदनुरूप होगा, तो यह कब होता है, 22 या 21 मार्च से प्रारंभ होता है, चैत्र का प्रथम चैत्र, ठीक है। शक संवत में अपना राष्ट्रीय पंचांग इसी पर आधारित है, शक संवत पर, और अपना चैत्र बोलेंगे, चैत्र में प्रथम तो कौन सा होगा, 21 मार्च होगा, वो लीप ईयर के अनुसार होता है, या 22 मार्च, दोनों में से एक होता है, ठीक है, लीप ईयर के अनुसार दोनों में से एक हो जाता है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज किया था, तो सेलेरियस किसने किया था, इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज किया था, तो सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण में सबसे संबंध महत्वपूर्ण सूचना दी है, तो गुप्त संवत के प्रारंभ के संबंध में सूचना किसने दी है, अल-बरूनी ने दी है, किसने, अल-बरूनी। गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी अल-बरूनी ने, ठीक है, बन जाएगा। आगे चलते हैं, ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
हो गया। देख ले, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। सही है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक अधिक प्रमाणित होता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में क्या किया गया है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है, पुराण नहीं है, क्या है? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद है। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद है, पुराण नहीं है। किसका श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? पुराण। इसमें क्या है? संहिता है, ब्राह्मण है और उपनिषद है। निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। ठीक है, जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में नहीं, यह महाभारत करता है। त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है तो बौद्ध से। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत, विनय और अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक, तीनों चीज को याद रखने। त्रिपिटक है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का, जिसमें इनके पुनर्विचार मतलब पुनर्जीवन के बारे में वर्णन है जातक में। ठीक है, और जो उपदेश दिए हैं उसका भी संकलन है। मिलिंद पन्हो माने मिलिंद के प्रश्न, यानी राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के बीच में है। ठीक है, मिलिंद पन्हो क्या बोलते हैं? मिलिंद के प्रश्न, जिसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो संवाद हुआ है उसका वर्णन है। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस मैकियावेली ने क्या लिखा है? प्रिंस की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जिस पहलू पर प्रकाश डाला है वह है राजनीतिक नीतियां। देखो, अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति के ऊपर प्रकाश डाला है, यार इस चीज को भी याद रख लेना। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक क्या है? राज तरंगिणी। हो गया। विल्हण का विक्रमांक देवचरित। इस दोनों चीज को याद रखना। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? इसी में है अग्निमित्रम, तो अग्निमित्र है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम तुलसीदास की है, जिसके नायक भी अग्निमित्र है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों लिखा है। कादम्बरी दोनों बुक को किसने लिखा है? बाण भट्ट जी ने। ठीक है, हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबार में थे। विक्रमांक चरित अभी बताया था, विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? तो बिल्हण। और कल्हड़ क्या है? राज तरंगिणी। और विक्रमांक चरित के रचनाकार बिल्हण। वी चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। पहले 1x में देख लीजिए या फिर 2x में, फिर उसके बाद बार बार खुद अपने से भी बुक में करिए। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? तो सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार हेरोडोटस जी नहीं थे। कौन कौन थे? नियार्कस, यह जल सेनापति था। ठीक है, नियार्कस कौन थे? जल सेनापति थे उनके। ठीक है, जल सेनापति थे। और साथ में एनासिक्रीटस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों आए थे। किसके साथ आए थे? सिकंदर महान के साथ। नियार्कस, एनासिक्रीटस और एरिस्टोबुलस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो विदेशी यात्री में सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें देख लेंगे। तो मेगस्थनीज, फाह्यान, वेनसांग और इसिंग। तो मेगस्थनीज ने किया था मौर्य शासन के समय। ठीक है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे मेगस्थनीज, और उनके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की है? जियोग्राफिया की रचना की है जियोग्राफिया की रचना किसने की है? स्ट्रेबो जी ने की है। ठीक है, जियोग्राफिया की रचना स्ट्रेबो ने की है। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्रीज। नहीं, नेचुरल हिस्ट्रीज। प्लिनी की पुस्तक का क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। और जियोग्राफिया पुस्तक है स्ट्रेबो का।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ठीक है, की रचना किसने की है? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की है, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ ओरिथियन सी। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में कौन आया था? 629 ईस्वी में आया था, वेनसांग आए थे। कौन आए थे? वेनसांग। और छत्तीसगढ़ में वेनसांग कब आते हैं? 10 साल बाद 639 ईस्वी में, महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। इस चीज को अच्छे से याद रखना। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कर संबोधित किया था? पाल वंश को रुहमा कर संबोधित किसने किया था? अरबी यात्री सुलेमान ने। अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद बिन महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बुरूनी था महमूद गजनवी के शासनकाल में, ठीक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया हुआ था? तो यह मोरक्को से आया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से, कई बार आ गया, अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी में विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो देवराय द्वितीय, याद रख लेना। अब्दुल रज्जाक, रज्जाक में 2 बार जा है तो 2 है, याद रख लेना, भूल जाओगे तो। अब्दुल रज्जाक कहाँ के शासक था? यह मिर्जा शाहरुख का राजदूत था और फारस के सुल्तान का, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई है, ठीक है, 1861 ईस्वी में हुई है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी को कहते हैं। कब स्थापना की थी? 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी जी हैं। कब की है? 1921 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई है? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किसने? हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल जी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन होता है। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं, कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो उसको पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे जेम्स प्रिंसेप, और कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और लिपि क्या है? ब्राह्मी है, ठीक है, याद रखना। अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें? प्राकृत भाषा में है और लिपि ब्राह्मी अधिकांश अभिलेख, ठीक है। कहाँ से अशोक के द्विभाषिक माने ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? तो सर ए कुना यानी गंधार से अशोक के द्विभाषिक जो कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सर ए कुना माने गंधार से। अशोक के मनसेहरा माने पाकिस्तान और शहबाजगढ़ ये भी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? यह खरोष्टी लिपि है। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में खरोष्टी ऐसे लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखा जाता है, ऐसे लिखते हुए आते हैं, ठीक है। इसी को दाएं से हम लोग लिखते जाते हैं, बाएं से दाएं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? अभी बताया हूँ, खरोष्टी लिपि, ठीक है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, ठीक है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किसका है? हेलियोडोरस का। संदर्भित है केवल वासुदेव जी से संबंधित है हेलियोडोरस का बेशनगर वासुदेव। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा का जारी किया गया था? तो शक छत्रप रुद्रदमन का सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था, ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के जूनागढ़, ठीक है, उसी में मिलता है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य
और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी वर्णन किया गया है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी किया गया है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है बोलेंगे तो हरिसेन, उसके दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है किसका? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। ठीक है। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह चंद्र की स्मृति में है और चतुर्थ सदी में। ठीक है। चतुर्थ सदी और चंद्र की स्मृति में। ठीक है। दिल्ली में मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो एरान अभिलेख। एरान अभिलेख कब से है? 510 ईस्वी का है। भानुगुप्त का एरान अभिलेख है। किसका? भानुगुप्त का है एरान अभिलेख। ठीक है। जिसमें भोजराज नामक स्त्री का भोजराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। भोजराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है, याद रखना। एरान अभिलेख का संबंध किस शासक के है? तो एरान अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से, जिसमें भोजराज 510 ईस्वी का है, जिसमें भानुगुप्त मतलब भोजराज की पत्नी के सती होने का। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति ना, एहोल रविकृति के चालुक्य शासक का दरबारी कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। दरबारी कौन थे? रविकृति पुलकेशिन। जिसमें इसी में एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के जो अभिलेख है एहोल प्रशस्ति रविकृति द्वारा रचित है। इसी में वर्णन किया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा नदी के तट पर। हर्ष और ये आगे हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जाने वाले की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। और किसने लिखा है? तो रविकृति है। ठीक है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, रविकृति। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख एहोल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें है? कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें? एहोल के उत्कीर्ण लेख में है। ठीक है। अभिलेखों कालिदास जी का नाम याद रखना, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों का ऐतिहासिक प्राक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो प्राक कथन के साथ प्रारंभ करने का सूत्रपात किया था राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेंगे ना, दोनों में से एक है, लेकिन मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। राजेंद्र प्रथम यदि देख लेंगे लास्ट में। ठीक है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है? महासभा के कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी मिलता है उत्तर मेरूरी। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो आहत सिक्के को प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, जो मौर्यकालीन है। ठीक है। मौर्यकालीन आहत सिक्के को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध बोल रहे हैं ना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जिन्होंने जारी किए थे वह कुषाण थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहन तो मुद्रा सीसा, 7 सीसा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर भी स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने ही चलाई थी। ठीक है। और सर्वाधिक सिक्के बोलेंगे तब गुप्त आता है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो यह गुप्त काल में। तीनों चीज को याद रखना, सर्वाधिक सिक्के बोलेंगे तो गुप्त काल, और सबसे बड़े पैमाने पर बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वह कुषाण शासक। और शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाण शासक। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। सबसे प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा। तीनों चीजों को याद रखना, साथ में दिया को याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं बोलेंगे तो अरिकमेडु से मिले हैं। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में धार में अभी आया हुआ था, एडीआई में। ठीक है। धार, मध्य प्रदेश के धार। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे प्राचीन काल में बर्मा को। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को अभी किस नाम से? म्यांमार। पहले इससे बर्मा, और बर्मा से भी पहले जानते थे सुवर्ण भूमि।
अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में, ठीक है। प्लिनी की मूल कृति, नेचुरल हिस्ट्री देखे थे वहाँ पर कई भाषा कैसी है, तो प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री की भाषा कैसी है? लैटिन है, ठीक है, उसकी भाषा लैटिन है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? तो चचनामा और सिंध का इतिहास अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और यह इसका है बी है ना, राज प्रथम है। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रथम प्रारंभ 2 बार राजा हैं, तो राजा प्रथम ने किया था इस चीज को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति, राजवंशी इतिहासों और भी गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मागध का, यानी मागध। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 518 से 522 ईस्वी में। सुंग यून ने 518 से 522। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित किस अभिलेख में मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में महाभारत के लिए क्या मिलता है? 3101 ईसा पूर्व हो गया, मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। किससे संबंधित है? रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क जी से संबंधित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाले हेरोडोटस थे। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द इतिहास के पिता भी बोलते हैं, तो यही हेरोडोटस जी हैं। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया है? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित करने वाले कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप थे। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, जिसने अशोक के शिलालेखों भी पढ़ा है जो ब्राह्मी लिपि में थे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो सभी को बता चुके हैं, खरोष्टी लिपि, जिसमें मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी है, ठीक है। इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा चलो इसको कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। प्राग इतिहास, इसको आप बार बार पढ़ना ना, बार बार जितना बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, करिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 30 लाख से 600 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि जन्मस्थली माना गया है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव का आदि जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालन, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है, मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास का कालानुक्रम दर्शाता है? तो इसको याद करने के लिए क्या करना, क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। याद रखना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। नाम अजीब है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आ गया एग्जाम में ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। तो आदि मानव, आदि बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और हाल का मानव बोलेंगे तो क्रो-मैग्नन, और बीच में क्या है, होमो इरेक्टस और निएंडरथाल, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज मैंने प्रारंभ होता है आदि, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव माता किसे बोलते हैं? लूसी जी को बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले का मानव सदृश्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे समानता कहा जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस। भारत में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह मिला है नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम पुरातात्विक मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी के हथनौरा से। होमो इरेक्टस हथनौरा, एक कपाल माने खोपड़ी, कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से हो गया, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा गया है? तो प्राचीनतम द्विपद है तो पिथेकैंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है निएंडरथाल को दिया जाता है। आग की खोज करने का
इसको देख लेंगे जी। आँख की खोज करने का दिया जाता है, मेरे को होमो इरेक्टस लग रहा है, ठीक है। इसको एक बार चेक करेंगे, होमो इरेक्टस है। और अस्थियों को जलाया था निएंडरथाल ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव कहा जाता है? तो निएंडरथाल को। यह होमो इरेक्टस ही है, आँख की खोज करने वाला, ठीक है। और मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला कौन है? 10वां है, देख लेंगे उसको कंफर्म, लेकिन यही है, इसी को मानना। और इसमें तो निएंडरथाल है जिन्होंने मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को जाना जाता है क्रो मैग्नन। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन। 2 बार लिख दे, होमो सेपियन होता है, ठीक है। उसके बाद किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी? तो कहाँ प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी? पल्लवरम में की गई थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पूरा पाषाणकालीन, वो रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसको पुरातत्व का जनक प्रागैतिहासिक बोलेंगे तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है, कहाँ जीवाश्म बोल रहे हैं ना, तो यह हथनौरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णता, पूरा पाषाणकालीन मानव, पूरा माने पुराने, जीवन कैसा था? पूर्णता प्राकृतिक था, ठीक है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना था। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी क्या था? शिकार था। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? पूरा पाषाण काल में आग की खोज होगी, आग जलाना, ठीक है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने होते थे। पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने होते थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति बोलते हैं, पूरा पाषाण संस्कृति को ही सोहन संस्कृति बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल में पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो आहार से पूरा पाषाणकारी के उपकरण प्राप्त नहीं हुए। कहाँ से? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, ये सभी पूरा है। सोहन, नर्मदा और अतीरपक्कम, ये सभी क्या है? पूरा पाषाणकालीन स्थल है। कौन? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतीरपक्कम, लेकिन आहार नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं पंजाब से। सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल कैसा पूरा स्थल है? निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का, ठीक है। सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाणिक संस्कृति का, ठीक है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कैसा है? वह कोर उपकरण का, वह लघु पाषाण उपकरण का वह पशुपालक था। तो पूर्व पाषाण काल के मानव का वह पॉलीदार कुल्हाड़ी का प्रयोग कर, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है। देख लेंगे इस बार इसको। संघाओं माने संघाओं का गुफा पूरा स्थल किस काल का है? संघाओं का गुफा स्थल किस काल का है? तो संघाओं का गुफा स्थल है मध्य पूरा पाषाण काल का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संबंधित नहीं है बोल रहा है? तो सेल्ट नहीं संबंधित है। कौन कौन सा है? कुल्हाड़ी है, विदारणी है और गंडासा है। यह पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। कुल्हाड़ी, गंडासा और विदारणी सेल्ट नहीं है। उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? किसके? उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की पूरा पाषाण कालीन है मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह बेलन घाटी उत्तर प्रदेश है। एक बार मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश है शायद, ठीक है। कहाँ का? उच्च पूरा पाषाण कालीन बनी मातृ देवी की हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं, इसको मिलान कर लेंगे। निम्न से फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण संस्कृति को। फलक संस्कृति ब्लेड हो गए। निम्न में से किस प्रागैतिहासिक पुरातन शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं? पढ़ने से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल है। आंध्र प्रदेश का मुच्तला
चिंतामनगुआवी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो यह भारत के उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक प्राप्ति स्थल है। ठीक है, इसको फलक संस्कृति उच्च पूरा पाषाण संस्कृति को कहा जाता है। ठीक है, यही है। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें क्या है? एबीविलियन, एस्यूविलियन, मस्तूरियन और मैगडेलियन। ठीक है, एबीविलियन पहले है, इसको बार बार लिखने से याद हो जाएगा आपको। एबीविलियन, एस्यूविलियन, मस्तूरियन और मैगडेलियन। ठीक है, संस्कृतियों का सही पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को बोला जाता है मध्य पाषाण काल। पूरा और नवपाषाण के मध्य को मध्य पाषाण। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? माइक्रोलिथ का उपयोग होता था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, माइक्रोलिथ का उपयोग मध्य पाषाण काल में। मेसोलिथिक संस्कृति का हो गया महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका सभी जान रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल को मृग सिंह मने हरिण का सिंह कहा जाता है? तो महदहा को कहा जाता है। मृग सिंह या हरिण का म से है तो महदहा को कहा जाता है और मध्य पाषाणकालीन स्थल है। निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से हो जाएगा हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भीमबेटका। सराय नहर और महदहा संबंधित है। यह कहाँ संबंधित है? सराय नहर और महदहा गंगा घाटी के मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। सराय नहर और महदहा गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं लेखनिया शिलाश्रय 1 मानव समाधान के। ठीक है, देख लेते हैं, विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों का सबसे बड़ा मेखला खोजी गई है? चित्रित शिलाश्रयों का प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ी श्रृंखला खोजी गई है। तो कहाँ कहाँ खोजी गई है? तो यह खोजी गई है भीमबेटका और जौरा में खोजी गई है। ठीक है, भीमबेटका और जौरा में। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों की अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? लोग मृतकों की अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार हुए थे मध्य पूरा पाषाण काल में। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस पालतू बनाया था? तो किसे पालतू बनाया था? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल का प्रमाण किस काल में मिलना प्रारंभ हुआ है? अस्थि मज्जर का मिलना प्रारंभ हुआ है यानी अस्थि पंजर, यह भी मध्य पाषाण काल में ही है। किस प्रदेश में मध्य पाषाणिक पूरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता था? मध्य पाषाणिक पूरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता था तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उसको मिलान कर लेंगे एक बार। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं क्या है? खेती बाड़ी करना, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, 4 नहीं है, लेखन कला नहीं था। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था नवपाषाण काल में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो यह है कच्छ के रण के पूर्वी घग्गर पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में प्राग ऐतिहासिक स्थल मेहरगढ़। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो गेहूं का प्रयोग किया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है गेहूं है। ओके, जौ और गेहूं में वो है, लेकिन गेहूं ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्न से किस एक स्थल में जंगली और बोई
जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो बोई जाने वाली धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बागोर है शायद। ठीक है, मिलान कर लेंगे इसको, बागोर। भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो गया, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह मिला है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य बोलेंगे तो कोल्डी हवा से मिला है। ठीक है, धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य बोलेंगे तो कोल्डी हवा से मिला हुआ है। आगे देख लेते हैं खानाबदोश आदमी किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया। तो बसना कहाँ से आरंभ किया है, नवपाषाण काल में स्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिए थे, तो कर दिए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है। मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है, तो यह मिला है कालपी से मिला है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी से। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास मिला है, तो बुर्जहोम से। ठीक है, इनमें से बुर्जहोम से गर्त निवास मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में किस स्थान में गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, तो गुप्त कराल और बुर्जहोम। ठीक है, नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बुर्जहोम और गुप्त कराल दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। 1 और 2 डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई निम्नलिखित में से मिलता है। कश्मीर, बुर्जहोम और गुप्त कराल गर्त निवास निम्न से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, तो गर्त निवास है कश्मीर घाटी में नवपाषाण संस्कृति का है। ठीक है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं बोलेंगे तो यह नवपाषाणिक युग में मवेशी रखने वालों के बस्ती के अवशेष। ठीक है, दक्कन में राख के टीले तो मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष है। राख के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित थे, तो यह संबंधित है दक्षिण भारत में। नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित कहाँ से, तो दक्षिण भारत में। चाक माने व्हील चक्का का आविष्कार, जो मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हो गया था, तो यह पूरा पाषाण काल में ही चक्के का आविष्कार हो गया था। ठीक है, नहीं, नवपाषाण काल में होता चक्के। आग का आविष्कार हुआ था, इसमें आग का आविष्कार बोलेंगे तो पूरा पाषाण, और चक्के का आविष्कार बोलेंगे तो नवपाषाण काल में होता। मानव संवर्धन में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव संवर्धन में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे, तो बुर्जहोम में। ठीक है, मानव संवर्धन में कुत्ते दुर्ज। मानव संवर्धन में बकरी कहाँ से दफनाए गए थे, तो बकरी दफनाए गए थे पटना में। मानव संवर्धन में बकरी कहाँ से दफनाए गए थे, तो बकरी नहीं, मेहरगढ़ में दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में मानव संवर्धन कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में, और बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। ठीक है, बकरी दफनाए गए थे कहाँ बोलेंगे तो बकरी बोलेंगे तो मेहरगढ़ में। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरणों के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है इसका। ठीक है, दोनों सही है, देख लेते हैं एक बार। प्रागैतिहासिक भारत में के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हैं। प्रागैतिहासिक से सही है। स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास और उपयोग हो। गलत है ये, तो ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है, तो बरूडी नहीं है। बिहार में चिरांद है, चेचर, कुतुबपुर है और ताराडीह है। चिरांद, चेचर, कुतुबपुर और ताराडीह कहाँ है, बिहार में है। क्या प्रागैतिहासिक स्थल है, लेकिन बरूडी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नवपाषाणिक स्थल और राज्य देख लेते हैं। हो गया पांडु राजार डीबी पश्चिम बंगाल में। पांडु राजार डीबी पश्चिम बंगाल में। कुचाई कहाँ है, उड़ीसा में। दार्जिलिंग हैंडलिंग असम में है। पायनथोर लंगतीन कहाँ है, मेघालय में। पायनथोर लंगतीन कहाँ है, मेघालय में। एक बार और देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, पांडु राजार डीबी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कुचाई कहाँ है, उड़ीसा में है। दार्जिलिंग हैंडलिंग असम में है। और पायनथोर लंगतीन कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल और राज्य देख लेते हैं। तो कोल्डी हवा कहाँ है, कोल्डी हवा से मिला था भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के उत्तर प्रदेश।
उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में। और पयमपल्ली तमिलनाडु में। एक बार और, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में है। और पयमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज किसको बोलते हैं? ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तांबे और पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था, उसको बोलते थे चाल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो कौन सी धातु सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था? तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग, हाँ, तो पूर्व पाषाण काल में अग्नि के प्रयोग से प्रचित था, सही है। दक्षिण भारत के गुंटूर और कुर्नूल में पूरा पाषाणीन कालीन कर्म मिले हैं, यह भी सही है। हो गया। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणीन चित्रशला मिला है, हो गया, इसको देख लेंगे। उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक युग के पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में क्या है? उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, और जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह आरंभ होता है। यही गलत है, शायद इसको मिलान कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसको देखना पड़ेगा। दक्षिण भारत में गुंटूर और कुर्नूल गलत है, यहाँ पूरा पाषाण नहीं मिला है, बाकी सब सही है। भारत में अग्नि का प्रयोग तो एकदम ये है, पूरा पाषाण काल में अग्नि और नवपाषाण काल में चक्के का। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रशला मिली, यह भी सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग के पृथक पहचान की जा सकती है, दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग, यह सभी है। काल और अभिलक्षण देख लेते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल में क्या होता है? उस समय आखेट और खाद्य संग्राहक जनजाति मतलब थे, और मध्य पाषाण काल में आखेट और पशुपालक। मध्य में क्या? पशुपालना कर लेते, पहले खाद्य को रखते थे, उसके बाद पशुपालन किए। उसके बाद नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक है। ठीक है, और ताम्र पाषाण काल में कृषक थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और मिलान कर लेते हैं। काल और विशेषता, पूरा पाषाण काल, ये हो गया, इसमें से पहला होगा इसका। ठीक है, और काल और विशेषता देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल कैसा था? शैलाश्रयों में अधिवास करते थे। ठीक है, और मध्य पाषाण काल नदी घाटी के तट पर आवास करते थे। नव पाषाण कालीन गर्त आवास में निवास करते थे, और ताम्र पाषाण कच्चे और पक्के मकान में निवास करते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल शैलाश्रयों में, मध्य पाषाण काल नदी घाटी में, और नव पाषाण काल गर्त आवास में, ताम्र पाषाण कच्चे और पक्के मकानों में निवास करते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्थल और संस्कृति देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कैसे कैसे स्थल है उस चीज को अच्छे से देख लीजिए। अतीरपक्कम, तो अतीरपक्कम कहाँ है? वो पूरा पाषाण कालीन स्थल है संस्कृति समय। अतीरपक्कम पूरा पाषाण। चौपनी मांडो, मस मांडो मध्य पाषाण। हो गए। कुल्लू का है प्राक हड़प्पा, कुल्ली का है प्राक हड़प्पा। इनाम गांव है ताम्र पाषाण, इनाम गांव ताम्र, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं, 1 2 1 2 और 3 और 4। ये कौन कौन सा जगह है उसको बताना है क्रम से, तो क्रम से बताते जाते हैं। इसमें कौन कौन सा स्थल है उसको बताना है। ये क्या है? मेहरगढ़। एक क्या है? मेहरगढ़। ठीक है, और मेहरगढ़ के बाद ए दिख रहा है, यह हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान में है कालीबंगा। और ए हो जाएगा कालीबंगा के बाद कोट दीजी, कोट दीजी है। ठीक है, और यह हो जाएगा चौथा जो दिख रहा है सुरकोटड़ा, गुजरात में है सुरकोटड़ा, याद रख लें। ठीक है, तो मेहरगढ़, कालीबंगा, और ये दिख रहा है इधर थोड़ा सा तो कोट दीजी है, और यहाँ पर गुजरात में दिख रहा है सुरकोटड़ा, ऑप्शन के हिसाब से बी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से किसे जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता है आहार, आहार संस्कृति को ही बोलते हैं, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। मानचित्र में छायावृत्ति में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? तो मालवा संस्कृति पल्लवित हुई है। ठीक है, यह कौन सी संस्कृति है बोलेंगे तो मालवा संस्कृति है। ठीक है, दिख रहा है मालवा पठार यहाँ पर से, तो मालवा संस्कृति। संस्कृति और क्षेत्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी संस्कृति हुई है। ठीक है, उनका विकास, उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो आहार, आहार संस्कृति का है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी संस्कृति है? आहार और दक्षिण पूर्वी। कायथा संस्कृति है मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और
सवालदा संस्कृति है पश्चिमी महाराष्ट्र में। याद करने के लिए आहार को याद रख लेना, राजस्थान। कायथा बोलेंगे तो मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति बोलेंगे तो महाराष्ट्र, और प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात में है। प्रभास जी कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी गुजरात में है। इस चीज को तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्षेत्र और संस्कृति फिर देख लेते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में क्या कायथा देखे थे, उसके अलावा नौदा टोला संस्कृति भी है। ठीक है, कायथा के बाद नौदा टोला संस्कृति क्या है? मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी बिहार में चिरान, वहाँ का क्षेत्र है तो चिरान संस्कृति है। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है। और क्या देखे थे महाराष्ट्र में? सवालदा। और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति है। रंगपुर वही क्षेत्र है तो रंगपुर जगह के नाम से है तो सिंपल हो जाएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में नौदा टोली संस्कृति है, बिहार में चिरान संस्कृति है, पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है, मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में किस स्थल में ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो कहाँ से मिला है? दैमाबाद से। रथ खिलौना कहाँ से मिला है बोलेंगे तो दैमाबाद से है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। और आप इसको बार बार रिवीजन करना ना, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ में आप बहुत मजबूत हो जाएंगे बार बार रिवीजन करने से। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? 5 कमरों वाले मकान के अवशेष कहाँ से मिले हैं बोलेंगे तो इनाम गांव से। ठीक है, ताम्रप्रसारण संस्कृति है। 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना गया है? चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट कहाँ का माना गया है? तो हो गया मालवा का। ठीक है, ताम्रासमय ताम्रपाषाण काल चालकोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे महाराष्ट्र में लोग। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ताम्रपाषाणिक क्षेत्र समाधान देख, महाराष्ट्र क्षेत्र में 100 को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर और दक्षिण क्षेत्र में 100 को पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर ऐसे, और इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर। कहाँ? महाराष्ट्र। दक्षिण में पूर्व से पश्चिम। और पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान था और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान था। इधर पश्चिम में पूर्ण और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान था। 1 2 3 4 इसका आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें बोल रहा है। ठीक है, पाषाण काल, ताम्र, कांस्य, लौह, एक क्रम से ही है। पाषाण काल पहले था, फिर ताम्र पाषाण काल था, फिर कांस्य काल था, फिर लौह काल था। तो 1 2 3 4 किसमें है? ए है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, तांबे के बाद कांस्य का विकास भी और लास्ट में लौह। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है तो 1300 ईसा पूर्व से भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है। ठीक है, लोहे का प्रयोग उत्तरी भारत में गांगे घाटी में लोहे का, अब उत्तरी भारत में गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में। उसके बाद ठीक है, सबसे पहले लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व में, फिर गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो लौह काल के संबंध भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ है, सही है। उत्तर भारत में गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, बिल्कुल नहीं था, यही गलत। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के द्वितीय नगरी क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरी, प्राचीन भारत में ना, जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित है। तो किस पर आधारित है? लौह तकनीक के प्रसार पर आधारित है। शायद तक देख लेते हैं, लौह तकनीक के प्रसार पर ही आधारित है। ठीक है, यह लौह तकनीक के बुद्ध के जमाने में हुई थी, वह लौह तकनीक के आधार पर। द्वितीय नगरीकरण, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य देख लेते हैं। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? लौह स्थल जो प्राप्त है नवीनतम उत्तर प्रदेश में है। नोह कहाँ है? राजस्थान में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। महिषा दल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4 एक कई बार हो गया। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नोह राजस्थान में, चिरांद बिहार में, और महिषा दल कहाँ है बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर राज्य और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। राजस्थान में जोधपुर है, महाराष्ट्र में माहूर झारी, और कर्नाटक में हल्लूर है, तमिलनाडु में आदिचलनालूर है। ठीक है, इसका भी आंसर ए होगा। ठीक है,
इसका भी आंसर ए है। एक बार राजस्थान जोधपुर, महाराष्ट्र माहूरझारी और कर्नाटक हल्लूर और तमिलनाडु आदि चन्नालूर। ठीक है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों का विचार कीजिए। ठीक है, उनके सही पूरा अवशेष काल क्रम में नीचे दिए गए कोटों को बताइए बोल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा काल क्रम अनुसार प्राप्ति हुए हैं उसके बारे में बताना है, तो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुर्नूल से प्राप्त हुआ है, आंध्र प्रदेश कुर्नूल, फिर उसके बाद दमदमा। ठीक है, दमदमा, फिर टेकलकोट और नैकुंड, तो सी इसका आंसर है। पूरा अवशेष कालक्रम क्या है? कुर्नूल। ठीक है, दमदमा, फिर हो जाएगा टेकलकोट और नैकुंड। इस तरह से आप याद कर लेना, इसका आंसर सी है। ठीक है, इसका आंसर सी है। निम्नलिखित में लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। ठीक है, तो लौह प्रयोक्ता संस्कृति में कौन शामिल नहीं है? गैरिक मृदभांड संस्कृति शामिल नहीं है लौह प्रयोक्ता में। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है, उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड संस्कृति, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति भी लौह प्रयोक्ता में है। ठीक है, लेकिन गैरिक मृदभांड संस्कृति लौह में नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग में से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां यानी कब्र। दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है। दक्षिण भारत में जो बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। ठीक है, दक्षिण भारत में बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है, लौह काल से संबंधित है। महापाषाणिक पुरा स्थल और राज्य देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से महापाषाण कालीन स्थल है, जो राज्य है उसको देख। पलवाय कहाँ है? महापाषाण कालीन स्थल आंध्र प्रदेश में है। पिकलीहल कहाँ है? कर्नाटक में। पोरकालम कहाँ है? केरल में। सेंगुंडरम कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, पूरा महापाषाण पूरा स्थल और राज्य देख लेते हैं। पलवाय आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और पिकलीहल कहाँ है? कर्नाटक में है। बार बार लिखना, पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक में, पोरकालम केरल में है, सेंगुंडरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये स्थान का नाम और समृद्ध संस्कृति देख लेते हैं। ठीक है, स्थान के नाम से संबंधित समृद्ध संस्कृति देख लेते हैं। सोहन घाटी, पूरा पाषाण, नर्मदा घाटी भी, बुर्जहोम नवपाषाण कालीन, रंगपुर ताम्रपाषाण युग है, आदिचरम तमिलनाडु में महापाषाण है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सोहन नौ, बुर्जहोम नौ नहीं, सोहन पूरा पाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर क्या है? ताम्रपाषाण, और आदिच्य नल्लूर कहाँ है? महापाषाण तमिलनाडु। ये इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल, समाधि, चिरौंज, ये सब दिया है। इनमें से सही सुमेलित कीजिए और अच्छा कौन कौन सा सही है उसको सुमेलित करना है ना। बस्ती स्थल चिरांद में है, समाधि स्थल पोरकालाम में है, और बस्ती और समाधि स्थल दोनों पिकनीहल में है। सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 एक